डीप वाटर चैप्टर हम करने वाले हैं, बट ये वीडियो किसके लिए है? जो भी इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम कर रहा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, लाइन टू लाइन चीजें समझने वाले हैं। अगर आप रिविजन पर्पस के लिए देख रहे हो, फिर भी मैं सारी की सारी चीजें करने वाली हूँ कवर, तो आप रिविजन पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसमें सैम्पल पेपर के क्वेश्चन और एडिशनल सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी लेटेस्ट पैटर्न के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इनके ऑथर कौन है, विलियम डगलस, और ये उनकी कहानी है, उनकी एक्सपीरियंस का एक पार्ट है। इसको लिया गया है मेनली, ये बुक का एक हिस्सा लिया गया है जो कि एक्चुअल थी ओ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, खुद उन्होंने लिखी है। उसका ये एक सिर्फ पार्ट है, ठीक है। तो और देखो ये लिखा ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे वो अपने एक फियर के बारे में बता रहे हैं जो उनको वाटर से था, और उन्होंने उसको चीज को कैसे ओवरकम किया स्टेप बाय स्टेप। उनका चाइल्डहुड फियर था, फिर वो कैसे उनके ऊपर उनके साथ एक बुरा इंसिडेंट हुआ तो उनके में बहुत ज्यादा बैड मेमोरी बन गई, फिर उस मेमोरी को उन्होंने कैसे उस चीज को टैकल किया और फाइनली जीत पाई। तो ये चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं, बट फिर से मैं ये चीज को रिपीट करने वाली हूँ। अगर आप सुन चुके हो तो स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन हम स्टडी कैसे करते हैं प्रोस को, और मैं आपको बता रही हूँ 2024 है, उसमें किस तरीके का किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले कैसा भी आए आपको स्टोरी को कम से कम 2 बार रीड करना है। एक आप मेरे साथ रीड कर लीजिए, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, आप खुद से रीड करना। रीडिंग से क्या है कि ना कुछ कीवर्ड्स, कुछ चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चले जाती हैं। जब रीड करते हैं हमें पता भी नहीं चलता, बट जब हम लिखने बैठते हैं ना, अच्छा हमें तो ये याद है। हम लोग इस वीडियो में हर चीज लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, उसका रेफरेंस क्या है वैसे समझने वाले, तब मेरे साथ बने रहेगा। हम न्यू फ्रेजेस, न्यू वर्ड जो भी है, मैंने वर्ड मीनिंग एक जगह सारे देख लिए, तो आप उसको भी देख लेना। उसके बाद आपको थीम भी पता होना चाहिए। मैंने बताया कि कैसे थीम क्या है यहाँ इसका, कि अपना फियर को ओवरकम करना। हम थीम को भी समझेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए प्रोज का, वो पैराग्राफ वाइज करना चाहिए। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप 6 पॉइंट मिस मत करना। बस अगर आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ना, ये आप अच्छे से स्टोरी को रीड कर लो, सारे वर्ड मीनिंग समझ लो, ताकि आपको हार्ड वर्ड से प्रॉब्लम ना हो, और आप लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो सैम्पल पेपर में दिया गया है, जो 2023 का पेपर था, 2022 का पेपर, ठीक है, और सैम्पल पेपर, ये सारी चीजों का आप प्रैक्टिस करो। आप खुद समझ जाओगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि एमसीक्यू को कैसे करते हैं, कोई न्यू क्वेश्चन आता है उसको कैसे करते हैं। पैनिक नहीं करना है। बहुत लोग सैम्पल पेपर देख के डर गए कि इतना लेंदी पेपर, इतना डिस्क्रिप्टिव हम कैसे करेंगे। आप पार्ट पार्ट में पढ़ो, सारी चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करते जाऊंगी, ठीक है, आप मेरे साथ साथ रहना, ओके। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. यहाँ पे ऑथर खुद के बारे में बात कर रहे हैं, विलियम डगलस, और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मैं 10 और 11 साल का था, तब मैंने डिसाइड किया मैं स्विम करना सीखूंगा। और एक पूल था YMCA पे इन याकिमा, रिवर है दैट, और वहां पे एक पूल है YMCA, वो एग्जैक्टली यही कराते हैं। मतलब वो बच्चों को वहां पे आप स्विम कर सकते हो, स्विमिंग वो होगा प्लेस। द याकिमा रिवर वॉज ट्रैकियस, मतलब जो रिवर याकिमा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का था। बोलते ना यार यहाँ डूब जाते हैं, इसकी गहराई बहुत ज्यादा ही है। और जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों को वार्न करते हैं कि भाई नदी वदी में जाओगे डूब जाओगे, तो उनकी मम्मी भी उनको हमेशा वार्न करती रहती थी। और ये बात उनके माइंड में फ्रेश थी कि भाई यहाँ पे कितने ड्राउनिंग केसेस हुए। जैसे पापा लोग सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कि अरे यहाँ मत जाना, यहाँ सुबह आज इस ये डूबा, पिछले महीने ये हुआ था वो, तो वैसे सारे इंसिडेंट उनके माइंड में फ्रेश थे क्योंकि उनकी मम्मी उनको हमेशा बताते रहती थी। बट YMCA पुल वो सेफ, बट ये जो पुल था ये सेफ था। और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं कि ये 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड पे, मतलब जो कम गहरा वाला पार्ट जो है वो कितना गहरा है, मतलब कितना डीप है, 2 से 3 है। और जो सबसे ज्यादा डीप हो सकता है ये, वो 9 फीट डीप था, ठीक है। और द ड्रॉप और ग्रेजुअल, ऐसा नहीं कि फट से 2 से 9 में चले गए, इतना नहीं, 2 से 3, 3 से 5, 5 से ऐसे करके 9 फीट तक वो ज्यादा डीप था।
और वो लोग वहां पे स्विमिंग करने के लिए उन्होंने क्या दिया, पेयर ऑफ वाटर विंग्स। पेयर ऑफ वाटर विंग्स ऐसे रहता है ना, ऐसे करके रहता है, फिर आप इसमें जाते हो, ठीक है। पेयर ऑफ वाटर विंग्स ले लिया। अच्छा, पेयर ऑफ वाटर विंग्स वो होता है कि डूबे ना करके, वो वाला। वेन और मैं पूल में गया और आई हेटेड, वो अपना एक्सपीरियंस बताते कि मुझे चलना बहुत एकदम वो लगता था, मैं हेट करता था नेकेड, क्योंकि आप ऑफ कोर्स स्विमिंग करने जा रहे हो तो आपको अपने विदाउट क्लोथ जाना पड़ता है। उनको क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने स्किनी लेग्स नहीं दिखाना चाहते थे, वो बहुत पतले दुबले थे, 12-13 साल, 10-12 साल की उम्र में। तो उनको अपना स्किनी लेग दिखाना पसंद नहीं था, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बट मैंने क्या किया, ये जो फीलिंग थी, जो हेटरेड की फीलिंग थी, उसको मैंने रिड्यूस किया और अपने प्राइड को, कि भाई मैं तो नहीं जा सकता ऐसे अपने पैर दिखाते, उसको मैंने छोड़ा और मैंने क्या किया, स्विमिंग करने के लिए मैं चला गया। और बिगिनिंग से ही आई हैड एन अवर्जन, मतलब वो था कि अवर्जन टू वाटर, उनको एक अच्छे, मतलब हेटेड वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो उनको पसंद नहीं था जब भी वो वाटर के अंदर होते थे। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड। एंड तो ये बैड मेमोरी उनके मन में थी वाटर को लेके, ये बैड फीलिंग जो थी वो क्यों थी, क्योंकि और बचपन, ये देखो, एक आपको इसमें 3 टाइमलाइन मिलेगी। एक है वो उनकी जो टाइमलाइन, जो 3 या 4 साल के थे तो उनके साथ एक पहला एक्सपीरियंस हुआ था, फिर जो वो स्विमिंग सीखने गए 10-11 साल में तब, और जब वो बड़े हो गए, जब उन्होंने अपने फियर को एक्चुअली टैकल किया, ये वाली 3 आपको टाइमलाइन मिलेगी। तो ये बताते हैं कि जब वो 2 या 3 साल के थे तो उनके पिताजी उनको लेके गए थे बीच में, कैलिफोर्निया के, और वहां पे वो दोनों एकदम सर्फिंग कर रहे थे। सर्फिंग करते हैं ना, आपने देखा होगा अपने कार्टून वगैरह में। और मैं क्या किया, सर्फ करते करते, मतलब हम लोग वहां पे सर्फ करने गए थे, और मैं, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची ऊंची आ रही थी, तो वो अपने पापा के उसमें मतलब अपने पापा के उसमें चढ़ गए थे, है ना, उनके ऊपर। पर फिर भी चढ़ने के बाद भी, वैसे पैर फंसा के आप अपने मम्मी पापा में ही चढ़ जाते हो, फिर भी उनको वेव जो किए, उनको नीचे, मतलब इतनी लहरें ऊंची ऊंची थी कि वो चढ़ भी गए तो भी वो वेव्स उनको नॉक डाउन कर दी और उनको ऐसे गिरा दी। और फिर वो क्या हो गए, वो पानी में गिर गए, बरीड, मतलब उसके अंदर धंस गए पानी के अंदर एक तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ, उनकी कंडीशन, उनका ब्रेथ एकदम, मतलब सांस अटक गई थी उनकी, पानी चले जाता है ना मुंह नाक में तो कैसे सांस रुक जाती है। और भाई 3-4 साल का बच्चा, वो उसको नॉक कर दिया वाटर, वो वाटर में एकदम घुस गए, मतलब वेव नॉक कर दिया, वाटर के अंदर धंस गए। बहुत ज्यादा उनके मन में डर कम वो लग गया था। उनके पापा सोचे कि यार ये इसका बच्चा है, भी एक्सपीरियंस करे, तो ऐसे माँ बाप हंस देते ना, मतलब हंस दिए। लेकिन उनके दिल में उस चीज का खौफ बैठ गया था, पानी का, ठीक है, और वो वेव्स का कितनी ओवर पावरिंग फोर्स है उनकी, ठीक है। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childhood fear। तो वही जब उन्होंने डिसाइड किया मैं जाके सीखूंगा, तो वहां सीखते सीखते आपका होता है ना, हमेशा आप कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो, अगर आपके साथ उसकी कोई पास्ट बैड मेमोरी है तो वो चीजें आपके माइंड में चलने लगती है। तो एग्जैक्टली उनके साथ भी यही हुआ। But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my water wings, watching the other boys and learning to लाइक ट्राइंग टू लर्निंग बाय एपिंग देम। तो क्या करते हैं अब, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया, जो भी उनकी पास मेमोरीज थी उसको भूलने की कोशिश की, और वो अपने वाटर विंग्स को लेके तैरने चले गए। और वो कैसे सीख रहे थे, वो बाकी लोगों को देख रहे थे कि वो लोग कैसा कर रहे हैं, और फिर उन्हीं को देख देख के वो खुद को दिख रहे थे तैरना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। और वो ऐसे, मतलब वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे, तो ऐसे उन्होंने 2-3 बार किया अलग अलग दिन में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील ईज विद द वाटर व्हेन दिस मिस एडवेंचर हैपन। तो एक उनके साथ जो घटना हुई उसके पहले का ये सारी चीजें वो बता रहे कि वो 2-3 बार जाते थे, मतलब उन्होंने बहुत 2-3 बार प्रैक्टिस की अलग अलग दिन में। और फिर अब उनको अब थोड़ा सा ना वाटर से कम वो होने लगा था, मतलब वो कॉन्फिडेंस फील करने लगे थे। अब उनको वो जो मेमोरीज वो थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। लेकिन उसके बाद उनके साथ एक बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग हुई, मिस एडवेंचर हुए, ठीक है। तो वो अब उस मिस एडवेंचर के बारे में हम जानते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज वाइट एंड क्लीन एज बाटअप। अब क्या होता है, वो वही ऐसा कोई दिन होगा जब वो गए पूल में और वहां पे कोई नहीं था, मतलब बहुत जल्दी पहुंच गए थे, एकदम शांत था प्लेस, और पर पानी वहां था, पानी एकदम स्टिल था। स्विमिंग करते तो पानी कितना, मतलब उसमें वेव आते रहती है, उछलते रहता है पानी, मतलब उसमें स्टिलनेस ही रहती, बट अभी कोई नहीं था तो पानी एकदम स्टिल था। और टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट, और नीचे का जो
पानी एकदम क्लियर, एकदम स्टिल है, तो आपको नीचे का भी दिखता है ना, तो वो दिख रहा था बिल्कुल, नीचे का टाइल्स एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, एकदम क्लीन एज बाथ टब हमेशा जनरली व्हाइट कलर का होता है, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि भाई बाथ टब के जितना व्हाइट है। और वो बहुत ज्यादा वो थे, एकदम ब्रेव नहीं थे, टिमिड थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। वो क्या किए, मतलब वो बैठ गए पूल के साइड में, बाकी सब आएंगे तब मैं स्विमिंग करने जाऊंगा। मतलब वो सोचे कि जब सब लोग आएंगे तब साथ में चलेंगे भाई स्विमिंग करने, अभी अकेले अकेले क्या करना, मतलब इतना ब्रेव नहीं है कि वो अकेले करके आ जाए। आई हैड नॉट बीन देयर, और वो बहुत कम ही देर हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था उनको वहां बैठे, तब एक बड़ा बिग ब्रूजर फॉर बॉय, मतलब ऐसा रहता है, इसका मतलब बहुत एग्रेसिव रहता है, बहुत ज्यादा मसल्स रहते हैं उस बच्चे को, मतलब उसका फीचर्स बता रहा है एक तरीके से। और आता है वो लड़का, और वो क्या करता है, इसका वो भी बताया एज की प्रोबेबली 18 ईयर्स का होगा। उसके बाद थिक हेयर था ऑन चेस्ट, वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। अब देखो ये चीज क्यों बताई गई है कि ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑथर खुद अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर थे। उन्होंने बताया ना, मैं अपने स्किनी लेग्स लेके नहीं जाना चाहता था। तो ये चीज, ये लाइन क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो उनको देखते हैं कि वो फीचर उनको एक तरीके से लगा, क्योंकि उनके पास, जब हमारे पास वो चीज नहीं होती, हमारी खुद की इनसिक्योरिटी होती है, हम सामने वाले में देखते हैं तो हम नोटिस कर लेते हैं वो चीज को। तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, विथ लेग्स एंड आर्म्स शोइंग रिपलिंग मसल, मतलब ऐसा लगता है ना कि अच्छा खासा, मतलब वो जिम विम करता होगा वैसा टाइप, मतलब अच्छा खासा उसका बिल्डअप था। और उसने चिल्लाया, हे स्किनी, और ऑफ कोर्स वो खुद पतले दुबले थे ऑथर, हाउ वुड लाइक टू बी डग्ड, मतलब क्या चाहते हो मैं तुम्हें फेंक दूं, मतलब इस तरीके से वो चिल्ला के बोलता है, वो 18 ईयर्स का लड़का। विद दैट, और ऐसे बोलते ही उसने मुझे पकड़ा और मुझे पानी में ढकेल दिया। ऐसा होता है, बड़े लोग, बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं, तो एग्जैक्टली वो एक टाइप का बुली ही कर रहा था वो 18 साल का लड़का, वो बॉय। और उसने उसको उठाया, ऑथर को उठाया, और एकदम डीप वाटर में, डीप एंड में, मतलब जो डीप एंड था, जो 9 फीट था, उसमें उनको एक तरीके से ऐसे करके वो कर दिया, पटक पटक दिया, है ना। उसके बाद आई लैंडेड ऑन द सिटिंग पोजीशन, और ऐसे उनको पटका कि एकदम वो जब लैंड किए, मतलब पानी में, तो एकदम सिटिंग पोजीशन में लैंड किए। स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अब भाई उनको ऐसे फेंका है, अचानक सडनली फेंका है, मुंह नाक वो बंद नहीं कर पाए, पूरा पानी उनके मुंह नाक में चला गया है। और वो एग्जैक्टली उन्होंने जैसे ही उसको फेंका, वो एकदम नीचे पहुंच गए, किसके, पुल के। बहुत ज्यादा वो एकदम डरे हुए थे। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बोलते मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं एकदम अपना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मतलब आउट ऑफ माई विट्स नहीं था मैं, बिल्कुल वो था, मतलब मेरा दिमाग अभी भी चल रहा था। ऑन द वे डाउन, और उन्होंने जाते जाते नीचे उनको ड्राउन कर रहे थे तब, तो उन्होंने प्लानिंग करा कि व्हेन माय फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। तो देखो वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने ना एक प्लान बनाया कि इससे निकलने का क्या तरीका, जैसे ही मैं बॉटम को हिट करूंगा, मतलब वो ऐसे वो होगा, जैसे कि ये पानी है, वो ये मान लो सरफेस है, वो धीरे 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 बॉटम में आ रहे, तो जैसे उनका पैर यहाँ पे टच करेगा, वो क्या करेंगे, अपने आप को यहाँ पैर से उठा के लेंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरीके की प्लानिंग ऑथर ने कर रखी थी। आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट, पैडल टू द एज ऑफ द पुल। तो उन्होंने ये बनाया कि जैसे ही मैं बॉटम में पहुंचूंगा, अपने पैर से इतने जोर से फोर्स दूंगा कि मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे क्रॉल करते करते, मैं चलते चलते मैं पुल के एज तक पहुंच जाऊंगा। ये उन्होंने अपने माइंड में पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 90। देखो, आप जब भी नीचे जाओगे पानी के, और गहराई में जाते जाओगे, इतना ज्यादा वो रहता है बॉयंट फोर्स, आप एकदम धीरे 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 जाते हो, तो वो ऐसा, वो 9 फीट उनको नीचे जाने में 90 फीट की तरह लग रहा था। बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और ऐसा, क्योंकि लंग्स से पानी भर के उनको सांस नहीं आ रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऐसा लग रहा था कि बस उनके लंग्स फट जाएंगे। बट माई फीट hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought I was great spring upwards. फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने फीट को बॉटम में हिट किया, और उन्होंने जितना उनके अंदर स्ट्रेंथ था उसको इकट्ठा किया। समन मतलब एक तरीके से बुलाना, इकट्ठा करा, और उन्होंने जो उन्होंने सोचा था कि वो स्प्रिंग जैसे, मतलब आएंगे वापस हिट करने के बाद, अपने पैर को पटकाने के बाद वो स्प्रिंग जैसे ऊपर आएंगे, वो उन्होंने सोचा। आई इमेजिन आई वुड बॉट टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टेड आई कैन अप स्लोली। तो उन्होंने सोचा था कि मैं एकदम कॉर्क से टक से ऊपर आऊंगा, जैसे मतलब
मैं वो अपने हिट करूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं इंस्टेड उसके बदले में एकदम आराम धीरे धीरे, अब क्या देखो, प्लानिंग करना माइंड में अलग बात है, रियल में वो चीज होना, क्योंकि पानी भाई इतनी खतरनाक चीज है और इतना फोर्स रखता है उसमें। तो इंस्टेड वो जिन्होंने सोचा था कि एकदम पट्ट से वापस आ जाएंगे, वैसा नहीं हुआ, वो एकदम धीरे धीरे आए थे। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, और जब उन्होंने आंख खोली अपनी तो उनको कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब पूरा जगह पानी ही पानी था, उनको और कुछ नहीं दिख रहा था। वाटर हैड डर्टी येलो टिंग टू इट। आई ग्रू पैनिकली, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो उन्हें ना पानी में ऐसा कलर दिख रहा था, येलो टिंग, मतलब हल्का हल्का येलो कलर दिख रहा था। और तो और बहुत ज्यादा वो पैनिक करने लगे, और वो ना ऐसे झटपटा रहे थे कि, तो वो ऐसे मदद चाहते थे कि उनको ऐसा, मतलब वो मदद में उनको ऐसा लगा था कि वो ऐसे रोप पकड़ रहे हैं ताकि वो उससे बाहर आए, बट उनके हाथ रोप को नहीं, सिर्फ वाटर को पकड़ रहे थे, है ना, क्योंकि अब हर जगह वाटर ही वाटर है। वैसे मदद के लिए अपना हाथ ऐसे बढ़ा रहे थे जैसे इनको कुछ मिल जाए और जिसको पकड़ के वो ऊपर आ जाए, ठीक है, और लोग उनको ऊपर खींच ले। लेकिन उनका हाथ जब उन्होंने ऐसे पकड़ने के लिए इधर उधर मारा तो कुछ नहीं मिला उनको, और सिर्फ पानी ही था। आई वॉज सफोकेटिंग, वो एकदम एकदम सफोकेटिंग हो गया था। क्यों? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, पूरी जगह पानी ही पानी था। उन्होंने ट्राई भी किया चिल्लाने का, बट कोई आवाज ही नहीं आई, क्योंकि पहले तो इतना पैनिक है। वो कोई सिचुएशंस में ऐसा होता है ना कि आपकी आवाज ही नहीं निकलती है, ऊपर से पूरा पानी भरा है, ऑक्सीजन की कमी, उनके लंग्स ऐसे लगने वाले हैं कि बस फट जाएंगे, और उसमें वो चिल्लाने की कोशिश करें तो कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तो उनका वो पानी के सरफेस में आ गए, देखो उनके आईज और नोज थोड़ा थोड़ा बाहर आ गए थे, बट वो उनका जो माउथ था वो भी अभी भी पानी के नीचे था, सरफेस के नीचे था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. तो वो क्या कर रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे कि वो आज सरफेस ऑफ वाटर तक आ चुके थे, और वहां आके उन्होंने क्या हुआ, और उन्होंने पानी स्वॉलो कर लिया और उनको चोक हो गए, होता है ना, नाक मुंह में पानी घुस जाता है। और वो ट्राई कर रहे थे कि कम से कम वो अपनी लेग्स को ऊपर ले आए, लेकिन उनके जो, मतलब क्या होता है, आप अपना बॉडी वेट इतना नीचे पूरा भारी होता है पानी के नीचे, आप जाना, आप जब ट्राई करोगे ना अपने आप को ऊपर करने का, पानी आपको नीचे खींच लेगा। और अब तो ऐसा लग रहा था उनके जो पैर थे ना वो इतने भारी हो गए थे, एकदम ऐसे पैरालाइज हो। आप बहुत टाइम पैर में वो हो जाता है, जब आप बहुत टाइम पानी में रहोगे तो आप उठा नहीं पाते हो। तो तो बिल्कुल उनके पैर ऐसे हो गए थे, जो उनकी कंडीशन थी वहां पे ऐसे हो गए थे, एकदम भारी हो गए थे, ऐसा लगा था पैरालाइज हो गए, मतलब वो खुद से मूव नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल एकदम कड़े रिजिड हो जाते हैं ना, रिजिड हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, तो अब भाई बॉयंट फोर्स से, पानी का इतना गहरा पानी, तो वो क्या कर रहा था, उनको पूरा नीचे खींच रहा था। वो चिल्ला रहे थे बट कोई नहीं सुना, सिर्फ उनको पानी सुना, क्योंकि भाई आसपास पानी है, आसपास लोग थोड़ी ना जो आपको सुन पाएंगे, सिर्फ पानी ही उनको सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम। अब फिर क्या हुआ, वो जैसे तैसे तो ऊपर तक आए थे सरफेस में, बस पर उनकी आंख और नाक ही था, मुंह भी उनका ऊपर पानी के नहीं आ पाया था। अब ऐसे करते करते अब वो फिर पानी के नीचे अपनी जर्नी, जो लॉन्ग जर्नी सरफेस से लेके फिर 9 फीट डीप बॉटम में फिर स्टार्ट हो गई, ठीक है, और फिर नीचे जाने लगे पुल के। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached, my heart throbbed, I felt dizzy. अब ये बताते हैं, जब मैं सेकंड बार नीचे जा रहा था उनके साथ तब क्या हुआ। तो वो अपनी कंडीशन को ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि कोई इंसान नाइटमेयर देखता है। नाइटमेयर में वो क्या होता है, वो ट्राई करता है कि वो सिचुएशन जो उसके मन में जो ऐसे ऐसी, मतलब आप जो ड्रीम्स आ रहे हैं, नाइटमेयर आ रहे, उससे वो प्रिवेंट करे, वो अपने आप को पूरा अपने बेस्ट ऑफ द एबिलिटी लगा के उस नाइटमेयर से लड़ने की कोशिश करता है, बट फिर भी कुछ नहीं होता। तो एग्जैक्टली वही चीज वो फील कर रहे थे। वो पूरे अब उनके पास पूरे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो चुके थे, वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे, उनके लंग्स में दर्द होने लगा था, उनके जो हार्ट बीट एकदम ऐसे हो गई थी कि बस भाई हार्ट एकदम धक 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 करने लगा था।
और वो ड्रीजी फील करना। ड्रीजी मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि बस हाँ भाई हम बेहोश होने वाले। लेकिन फिर भी इन सब कंडीशन के बीच में भी उनको क्या अपनी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने प्लानिंग की थी ना कि भाई मैं तो नीचे जाऊंगा, जैसे बॉटम में हिट करूंगा और फिर क्या करूंगा, टक से अपना पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, वैसा उन्होंने अभी वो स्ट्रैटेजी उनको याद थी, इतने ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन जो उनके साथ हो रही थी उसमें भी। और वो स्प्रिंग की तरह वही अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से वो रिपीट करते हैं कि मैं स्प्रिंग की तरह, मतलब वो क्या, वो सोचे बस टक से गए और अपना पैर को मारा और ऊपर आ जाऊंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, कॉर्क की तरह आ जाऊंगा। I would lie flat on the water, strike out my arms and thrash my leg. Then I would get out to the edge of the pool and be safe. तो वो फिर से अपने जो वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी है उसको वो रिपीट करते हैं। ठीक है। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow. Dark water than one could not see through. अब वो बताते हैं कि वो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, फिर उन्होंने बताया ना कि ये जाना बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा लगता है कि 90 फीट है, तो उनको ऐसा लगता है बहुत, मतलब नीचे जाना इतना एंडलेसली, मतलब इन्फिनाइट में फंस गए वो। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली नीचे जाने के बाद, तो वो पानी का क्या था, ग्लो डार्क था। पहले ऊपर ऊपर में येलो टिंग दिख रहा था ना, अब नीचे जब जाते हो तो पानी गहरा होता है और डार्क होते जाता है उसका कलर, और नीचे तो पानी का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो गया था नीचे। और उसकी बाद उसमें से उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था, मतलब ऐसा डार्क था कि उसमें से आप कुछ नहीं देख सकते। Then the sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that has no one can understand who has not experienced it. फिर उन्होंने बोलते अचानक से मैं वो कप आ गए, और उनके वो जो टेरर था ना, इतना वो, अब भाई इस कंडीशन में आप क्या होगा, आपको डर ही तो लगेगा। और वो जो डर था उनको चारों तरफ के सीज कर दिया था। और वो अपनी टेरर, अपने इस डर को ऐसे बताते हैं, वो जिनको खौफ उनके मन में बैठ गया था, इसमें वो कुछ समझ नहीं आता है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल, अब होता है ना डर में लोग आपको पानी लगता है, उनका हाथ ऐसे हिलने लगता है या उनका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, तो उनके ऊपर वो खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि मेरे पास अब मेरा खुद का कंट्रोल नहीं था, और इस खौफ को कोई नहीं समझ सकता, इस डर को, ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसको कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया हो। I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. तो वो बताते हैं कि वो अंदर में पूरा कपकपा रहे थे, पानी के अंदर पूरा पैरालाइज हो चुके थे, एकदम स्टिफ रिजिड। पानी उनको स्टिफ और रिजिड बना दिया था, और उनका फियर भी। अब भाई इतना डर नहीं, आप बताओ, आप पानी के अंदर आप चले जाओगे, पूरा डार्क, आप मतलब डर कितना ज्यादा आपके ऊपर वो एक्सपीरियंस हावी हो जाएगा। और जो वो चीख भी रहे थे, वो चीख ऐसे जम चुकी थी, वो बाहर ही नहीं आ पा रही थी डर के मारे। और तो उनके जिंदा रहने की गवाही सिर्फ उनका हार्ट दे रहा था। और कभी कभी आपका ना देखना, कभी कभी सिर भी ना वो होने लगता है, से भारी हो जाते हैं, तब तो वो भी ऐसे एक तरीके से उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि वो धड़क रहा है। आई डोंट नो कि मैं आपको इस चीज को कैसे समझाऊं, बट वो पाउंडिंग इन हेड होता है ना, वो भी आपको बताता है कि वो जिंदा है। तो बस उनका हार्ट बीट, उनका हार्ट बता रहा था, और उनके दिमाग में जो है ना वो बता रहा था कि वो जिंदा है। ठीक है, अब उसके बाद वो आगे बताते हैं। एंड देन मिस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। अब वो बताते हैं कि ये सब इतने खौफ के बीच में थे, उनके माइंड में उनने वो एबिलिटी मेंटेन कर रखी थी सोचने की। और वो रिकॉल करते हैं, क्या रिकॉल करते हैं, उनको जंप करना है जब वो बॉटम को हिट करेंगे, मतलब वो अपने प्लान को अभी तक इतने उसके बीच में भी याद रखे थे। और जब उनको अपने पैर के नीचे टाइल्स आता है, मतलब वो बॉटम जब हिट करते हैं, तो उनके टोज क्या करते हैं, ऐसे उनको ग्रैब करते हैं। इसका मतलब उन्होंने फिर से अपने आप को, जितनी एनर्जी थी, जितना भी उनके पास बचा हुआ था, उसको गैदर करके वो फिर से बॉटम को हिट करते हैं ताकि वो ऊपर पहुंच पाए। ठीक है, एंड ही और फिर वो जंप करते हैं जितना भी उनके पास स्ट्रेंथ था। ठीक है, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट कोई भी उनको डिफरेंस नहीं दिखा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। मतलब उन्होंने जैसे उन्होंने प्लान बनाया था कि जैसे जंप करेंगे, कॉक की तरह क्या हो जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे और सरफेस पे लाई करेंगे, मतलब स्विम करके पूल के एज तक
चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर से पानी ही पानी था। वो इधर उधर ढूंढ रहे थे कुछ भी मिल जाए उनको, ताकि वो अपनी जान बचा ले। रोप्स मिले, लैडर मिले, वाटर विंग्स मिले, मतलब ऐसे हाथ पैर मार रहे थे कि मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आसपास पानी ही मिला। अ येलो मास ऑफ वाटर। अब बार बार येलो के लिखा, देखो जब भी ना स्विमिंग पूल में आपको ना क्लोरीन गैस डालते हैं, तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है ना वो येलो होता है, तो वही बात है। फिर उसके बाद बताते हैं वो कि स्टार्क टेरर टुक डीपर होल्ड ऑन मी। और ये जो जो मेरे में खौफ था ना, अब ये और गहरा हो गया, क्योंकि अब देखो उनका हर प्लान फेल हो रहा है, अब और क्या कर सकते वो। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस उनको ऐसा लगा था कि बस उनको इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग गया है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। और वो एकदम वो ना, ये देखो ये स्टोरी में ना अपने हर एक एक एक्सपीरियंस और उनको जितनी भी चीजें याद है वो सब की सब यहाँ पे वो बता रहे हैं। आई शुक ट्रैम्बल, कब कपा जाते हो ना आप डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, उनके हाथ पैर नहीं मूव कर रहे थे। फिर और वो कॉल कर रहे थे हेल्प के लिए अपनी मम्मी को, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। आवाज सुनाई कहाँ देगी पानी के नीचे से, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट of the awful water. At least my eyes were. My nose were almost out. अब क्या हुआ कि अचानक से उनको लाइट दिखने लगी। पहले वो बता रहे थे पूरा डार्क वाटर है, बट अचानक से उनको लाइट दिखने लगी। और वो एंड आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर। और उनको ऐसा लग रहा था कि वो मतलब उस पानी से वो बाहर आ रहे हैं। कम से कम उनको ऐसा लग रहा था उनकी आंखें तो बाहर आ ही रही है। माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, और फिर उनके नोज भी धीरे धीरे बाहर आता है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। अब वो फिर क्या करते हैं, फिर तीसरे, देखो 2 अटेम्प्ट उनके पहले हो चुके हैं कि वो बॉटम में जाके हिट करेंगे और ऊपर आ जाएंगे, बट अब उनका ये तीसरा बार है। आई सक्ड फॉर वाटर। अब वो जब सेकेंड टाइम ऊपर आए ना, वो क्या किए, थोड़ा सा एयर को सक किए और फिर अंदर गए पानी के। एंड द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब फिर से जो जैसे वो ऊपर आए थे तो ऊपर उनको येलोइश लाइट दिख रही थी, थोड़ा कम हो गया था ना, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा डार्क थी, यहाँ पे कम, यहाँ पे लाइट थी। जब वो बॉटम को हिट किए, धीरे 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 जो ऊपर आए, तो उन्होंने क्या देखा, लाइट आ रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, उनकी नोज बाहर आई, आईज बाहर आई, तो उन्होंने थोड़ा सा एयर उन्होंने लिया। और उसके बाद फिर से वो अपने तीसरा राउंड के लिए फिर से नीचे चले गए। Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. अब वो जितने भी वो एफर्ट कर रहे थे वो सब वो हो गए, सीज हो गए, रुक गए। वो एकदम रिलैक्स हो गए। अब उनके हाथ पैर एकदम लिम्प हो चुके थे। वो ब्लैकनेस जो था ना उनके पूरे माइंड के ऊपर छा गया था। मतलब होता है ना ब्रेन काम करना, बोलते हैं ना कभी कभी, यार मेरा एकदम दिमाग ब्लैंक हो चुका है, वो हो चुका था उनके साथ। और जब इस कंडीशन में पहुंच गए ना वो, तो उनके मन से फियर हट गया। अब उनको डर नहीं लग रहा। अब उनमें कोई वो, अब उनको लग रहा है उनका अंत पास आ गया। जब आपको पता रहता है कि भाई अब तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता, तो आपके मन से वो डर चला जाता है ना। तो उनके मन से भी वही डर चला गया था। अब मैं कोई पैनिक नहीं कर रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब उनको ऐसा लग रहा था कि जो पानी है ना एकदम क्वाइट है, ये जगह जो एकदम क्वाइट और पीसफुल है, किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज नाइस। वो अपने आप को देखो, कभी कभी आप एक पॉइंट पे रीच कर जाते हो तो आपको पता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो उससे पहले जो एकदम शांति होती है ना, आपको कुछ डर नहीं है, भय नहीं है, कुछ रिग्रेट नहीं है, और आप बोलते हो ये सही है, यही ठीक है, दिस नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप एंड नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स नाइस टू बी केयरफुली carried gently to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. तो उन्होंने एकदम वो सोच लिया था कि बस मेरा अंत आ गया है पास, अब मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैं जिस भी स्टेट में हूँ, ये बिल्कुल सही स्टेट है मेरे लिए। तो वो अपने आप को मतलब वैसा वो फील करने लगे थे, ठीक है। और उनको लगा था कि आज मेरे को जंप करने की कोई जरूरत नहीं है, और है ना, और फ्लोट कर रहे हैं वो जेंटली स्पेस में, पानी में फ्लोट कर रहे हैं। वो एकदम थक चुके थे, जंप वंप वो नहीं कर रहे, वो पानी जिस तरीके से उनको कैरी कर रहा था वो उसी तरीके से जा रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था वो अपनी मम्मी के ना आर्म्स में है, उस तरीके का उनको फील आ रहा था। और अब मैं धीरे धीरे सो जाऊंगा।
आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। उनको ऐसा फीलिंग, ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो, अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हो, एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। और उनको ऐसा लगा कि बस मेरी लाइफ मतलब खत्म हो गई, बस मैं अब डेथ के पास पहुंच चुका हूँ। जो नेक्स्ट चीज उनको याद है वो है कि वो पेट के बल लेटे हुए थे पूल के पास में और वो वॉमिट कर रहे थे, और जिस लड़के ने उन्हें फेंका था वो बोल रहा था कि मैंने तो मजे मजे के लिए उसको मतलब इसको डगलस को फेंका है। फिर किसी ने पूछा कि अरे ये बच्चा तो मरने ही वाला था। ऑफ कोर्स इस कंडीशन पूल से उसको किसी ने निकाला होगा और उसकी जान बचाई होगी ऑथर की, और उसके बाद का ये जो उनको ये चीज याद है, क्योंकि उनको तो लगा वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं, उनके उसके बाद का जो उनको याद है वो यही चीजें याद है। अब कोई फिर बोलता है उनको कि बी ऑल राइट, उस लड़के को बोलता है कि अब अच्छे बन के रहो और चलो इसको लॉकर रूम, कैरी हिम टू बी द लॉकर रूम लेके चलते हैं। बहुत टाइम के बाद वो अपने घर जाते हैं और वो उनकी कंडीशन उसके बाद बहुत, वो वीक हो चुके थे, कपकपा रहे थे, हर वो रो रहे थे, है ना। और जब वो अपने बेड पे जैसे ही, अब भाई उनके किसी के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो भी कितने छोटे 11-12 साल के बच्चे के साथ, 10-11 साल के बच्चे के साथ। तो उनको अंदर तक वो चीज हिला के रख दी थी। वो खा नहीं पा रहे थे उस रात, और बहुत दिनों तक उनके मन में वो होता है ना, उनके दिल में उसका खौफ बैठ चुका था। और थोड़ा सा भी अगर वो कुछ काम करने के लिए जाते थे, कुछ भी एफर्ट करते थे, तो वो चीज उनको एकदम वो कर देती थी अपसेट, क्योंकि वो होता है ना, आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हो कि कभी कभी आप देखना कि आप कभी कभी थोड़ा सा भी कुछ काम करने चलते हो ना, तो आप रोने लग जाते हो, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा था। मुझे याद है कि मेरी एक ऐसी कंडीशन हो गई थी एग्जाम देने के टाइम कि मैं बाल में कंघी भी करती थी ना, तो वो थोड़ा सा भी दुखता तो मैं रोने लग जाती थी। वो वो बाल मैं कंघी कर रही हूँ इसलिए नहीं रो रही थी, क्योंकि वो मेरे स्टेट ऐसा था, मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं रोने लगती थी। तो वही उनकी भी कंडीशन जाती थी, और अगर वो कुछ भी थोड़ा सा भी, और वो क्या होता था, और उनके पैर कपकपाने लगते थे अगर वो कुछ काम करते थे, और वो कुछ भी काम करते थे उनको स्ट्रेस होने लगता था, और उससे उनको वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं कभी भी पूल के पास नहीं गया उन्हें, और पानी का खौफ उनके दिल में हमेशा बैठा रहा, और जितना हो सके उस चीज को वो अवॉइड करते थे, पानी के पास जाना। और कुछ सालों के बाद उनको पता चला वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में, और वो वहां जाना चाहते थे, वहां बात करना चाहते थे, स्विम करना चाहते थे। और जब भी वो जाते थे, वेदर आई वाज वैडलिंग टू टाइट, मैं यहाँ टाइटॉन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रो, द टेरर दैट हैड सीड इन मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जब भी वो सोचते थे यहाँ जाने का, तब वो क्या होता था, उनको जो उनकी पुरानी मेमोरीज ताजा हो जाती थी। और ये, और हो जाते ना पजेस हो जाते हैं लोग कैसे, तो ये पूरा वाटर, उनका जो फियर था उनको उनके ऊपर पूरा का पूरा हावी हो जाता है। उनके पैर काम करना बंद कर देते हैं, और एकदम ऐसा डर, उनका खौफ बैठ जाता है उनके दिल में, है ना। और ये जो उनको एक तरीके से, ये उनका डर जो उनको हैंडीकैप कर दिया था, मतलब एक तरीके से वो स्विम नहीं कर पाते थे, ये पूरे बहुत सालों तक उनके साथ चला। इन कैनोन्स ऑन माइन लेक, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग, ट्राउट मतलब एक टाइप की फिश का टाइप है, जैसे सैल्मन होती है उस टाइप की, डेसिचूस एंड मैट्यू, मेरे को ये सारे प्रोनाउंसिएशन क्योंकि ये जगह के हैं तो हो सकता है रॉन्ग हो, बट फिर भी आप समझ जाओ। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पलिंग लेक इन कैस्केड वेन एवर आई वेंट। तो ये जो उनका टेरर था, और जो उनको एकदम जो पैरालाइज बना देता था, वो हर जगह, वो जब वो फिशिंग करने जाते थे, ट्राउट फिशिंग करने जाते थे यहाँ वहां, सैल्मन की फिशिंग करने जाते थे कोलंबिया में या बम्पिंग लेक में, वो जाते थे कैस्केड में, वो सब, वो जो उनका खौफ था उनके साथ ही जा रहा था, है ना। और इस तरीके से उनकी सारी फिशिंग ट्रिप रुइन हो जाती थी, और उनको जो खुशी वो चाहते थे, जो वो उनका कैनोइंग मतलब होता है बोटिंग करना ही होता है एक टाइप का, आपने देखा होगा, एक बोट रहती है फिर उसमें आप कैनोइंग करते हो, बोटिंग चीजें से अब वो कोसों दूर थे। ये जो खुशी मिलती होगी ये सब करने से, वो उनके पास वो नहीं थी। और उन्होंने हर तरीके से ट्राई किया अपने फियर को हटाने का, बट बहुत ज्यादा इतना देखो, आप बचपन में आपका हो जाता है ना चाइल्डहुड मेमोरी,
तो वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो बहुत स्ट्रांग ग्रिप थी। लेकिन फिर उन्होंने अक्टूबर में डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे और उसी से सीखेंगे, लर्न करेंगे स्विम करना। तो वो पूल के पास गए, उन्होंने वो कितने दिन प्रैक्टिस करते थे, 5 दिन प्रैक्टिस करते थे आउट ऑफ द 7 डेज, और हर दिन 1 घंटा वो प्रैक्टिस करते थे। उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया था, उनके वो जैसे ही तैरने जाते वहां पे एक बेल्ट पुट किया था, और वो जो और वो रोप से जुड़ा था, और वो बेल्ट क्या कहाँ से जाती थी, एक पुली के ऊपर जाती थी। तो उसमें लिमिटेड लेंथ तक का ही उन्होंने वो रोप रखा था, ताकि वो मतलब पूरा स्विमिंग पूल के दूसरे कोने से तीसरे, एक कोने से दूसरे कोने तक जाए। देखो अगर वो कभी भी ड्राउन होते हैं तो क्या होगा, अब रस्सी तो छोटी है तो वो पूरा ड्राउन नहीं हो पाएंगे ना, उसको वो पुली ऊपर खींच लेगी। इस तरीके से उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था, मतलब इंस्ट्रक्टर बहुत एक्सपीरियंस थे। A rope attached to the belt went through a pulley that ran overhead the cable. He held on one to the rope. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि उन्होंने उतनी ही उनके बेल्ट के अराउंड रोप रखी थी जिससे वो पूल को क्रॉस कर सके, और अगर वो ड्राउन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा भी रस्सी नहीं है, तो वो रस्सी उनको ऊपर खींच लेगी। और वो क्या करते थे, आगे पीछे आते रहते थे पुल के एक कोने से दूसरे कोने तक। ठीक है, हर और ऐसे आवर आफ्टर आवर वो करते थे। मतलब टाइम बीतता गया, वो बताते जाते हैं, वीक आफ्टर वीक, डेज आफ्टर डेज आफ्टर डे, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक, और हर ट्रिप में वो थोड़ा थोड़ा उनको जो पैनिक था, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, पर उनको होता था, पर अब भाई इतने आसानी से तो वो चीजें नहीं जाती ना, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वैसे ही थोड़े मतलब हर ट्रिप के बाद इधर से उधर जाने के बाद थोड़ा तो उनको पैनिक जो था ना वो आता था उनके मन में। बट फिर उनको क्या करते थे, थोड़ा सा जब भी वो इंस्ट्रक्टर थोड़ा सा भी रोप को और छोड़ते थे, और जब भी वो अब अंदर जाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, लिमिटेड लेंथ तक ही उन्होंने करके देता, तो जब भी इसको अब वो ज्यादा रिलैक्स करते थे ताकि वो अंदर जा सके, तब उनके अंदर और ज्यादा थोड़ा सा खौफ जो था वो पुराना वो वापस आ जाता है, और उनके पैर फिर से रुक जाते हैं, मतलब फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, तो उनको 3 महीने लगे इस टेंशन को, इस टेरर को कम करने में, स्लैक मतलब कम करने में। देन ही taught me to put my face under the water and exhale। तो अब उन्होंने क्या किया, वो तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऊपर ऊपर तक सिखाया कि हाँ मतलब बाहर से सांस लो। अब फिर उन्होंने उनको अंदर जाना सिखाया वाटर के, और सिखाया कि कैसे एक्सेल करते हैं, टू टू रेज माई नॉस्ट्रिल इनहेल, और फिर कैसे सरफेस पे आके इनहेल करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस उन्होंने नेक्स्ट उनको सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, और उन्होंने ये जो एक्सरसाइज है मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे वो, एक तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने 100 टाइम्स इस सारी चीजों का एक्सरसाइज को प्रैक्टिस की, और धीरे 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 ये जो पैनिक है जो मेरे था, मैंने दैट सीन मी, और ये अंडर द वाटर, मतलब जो भी उनका पैनिक आता था जब भी वो नीचे जाते थे, वो धीरे 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 कम होने लगा। फिर नेक्स्ट, और वो क्या करे, हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अब वो क्या करे, वो अब तीसरा, पहले उन्होंने क्या सिखाया उनको, रोप बांध के इधर से उधर जाना। फिर उन्होंने अंडर वाटर सिखाया। अब पैर से वो स्विमिंग करते हुए आप देखते हैं ना, वो लोग पैर से किक करते हैं पानी को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब वो सिखाने लग रहे हैं, और बहुत हफ्तों के लिए ऑथर ने सिर्फ यही किया। एंड एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पर स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स उनके लेग काम नहीं कर रहे थे, पर धीरे 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 ये चीज भी रिलैक्स होने लगे, और वो फाइनली उस चीज पे कमांड करने लगे, मतलब पैर को अपने खुद से कंट्रोल में चलाने लगे। धीरे धीरे पीस बाय पीस उन्होंने, उस इंस्ट्रक्टर ने एक स्विमर बनाया, है ना, देखो कितने अच्छे से उन्होंने सिखाया कि उन्होंने एक स्विमर बनाया। एंड वेन, जब हर हर एक्सरसाइज को परफेक्ट कर लिए, तो वो सब ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और फिर अप्रैल में, जब अक्टूबर से उन्होंने स्टार्ट किया था, और अक्टूबर से फिर अब अप्रैल आ गया, अब उन्होंने बोला कि अब तुम जाके स्विम कर सकते हो, अब मैंने तुमको पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे दी है, सारे एक्सरसाइज तुमने कर लिए हैं, अच्छा खासा टाइम ले लिया, अब तुम स्विम कर सकते हो, ठीक है, पूरा लेंथ ऑफ द पूल के। और उन्होंने किया,
अब इंस्ट्रक्टर का तो काम हो चुका था, लेकिन इनका तो नहीं हुआ था ना। इनके मन, आप सीख लोगे, लेकिन जो पुरानी मेमोरीज है उसको कैसे करोगे? जो पुराना डर है वो सारी चीज है। तो वो बोले थे उनका इंस्ट्रक्टर का तो काम हो गया था, पर मेरा नहीं हुआ था। मैं अभी भी सोचता था कि अगर, मतलब, और अभी भी जब भी वो पूल में अकेले होते, क्योंकि भाई उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, ये कब हुआ था? जब वो पूल में अकेले थे। तो जब भी वो पूल में अकेले होते हैं तो ये जो जो टेरर है वो वापस आ जाता है। उन्होंने ट्राई किया, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और वो बार बार जाके पूल में अकेले इधर से उधर पूरा तैरते थे। एंड टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और थोड़ा थोड़ा जो मतलब टेरर था वो रिटर्न होता है जब वो अकेले रहते हैं। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। लेकिन अब उन्होंने इतनी देखो, अब अपने टेरर को तभी हरा सकते हो जब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हो, बहुत मेहनत की हो। तो अब उन्होंने इतनी मेहनत कर ली थी कि उन्होंने अपने टेरर को बोला, और ऐसे फ्राउन करके गुस्से से ऐसे दिखा के कि क्या तुम मुझे डराने के लिए आए हो? हाँ, देखो अब मेरे को, आई वुड गो। और वो अपने टेरर को एक तरीके से अपने आप को दिलासा देने के, अपने आप को वो करने के लिए, वो उनके मन में जब भी टेरर तो बोलते तुम मुझे डराने आए हो, देखो कैसे मैं फिर से एक बार पूल के उस कोने से इस कोने आता हूँ। मतलब अपने डर को डरा रहे थे। और ये सब चीजें जुलाई तक चली, बट वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। पूल में देखो, पहले क्या वो इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद वो अकेले प्रैक्टिस किए, पर वो पूल में ही प्रैक्टिस करते थे। तो पर इससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। फिर वो उन्होंने ये देखो, ये अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया, अप्रैल में उन्होंने ये सब चीजें की, फिर उन्होंने जुलाई में डिसाइड किया। वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और उनको लगता था कि पता नहीं भाई अभी टेरर गया भी है कि नहीं मेरे से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और डाइव ऑफ अ टॉक्ड एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प आइलैंड। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया अब वो इस जगह पे जाके उन्होंने, और वहां पे वो उन्होंने कितने 2 माइल तक स्विमिंग करी अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्प आइलैंड। और फिर आई स्वैम द क्रॉल, बी स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फाइनली जुलाई में डिसाइड किया, वो गए, उन्होंने 2 माइल पूरा क्या किया, स्वैम किया, स्विमिंग करी। और वहां पे उन्होंने जो जो डिफरेंट स्विमिंग टेक्निक होती है, बी स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जो होते हैं ना अपने पीठ के बल लेट के वो स्ट्रोक करते हैं, साइड करके करते हैं, वो सारी चीजें वहां पे उन्होंने की। और जब मैंने ये वंस आई डिड द टेरर रिटर्न, और जब वो ये सब कर रहे थे तो टेरर फिर वापस आया। कब आया? जब वो एकदम मिडिल में थे लेक के। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। और जब वो पानी के नीचे जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तब उनको क्या, जब अपना फेस नीचे रखते हैं तो उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बस ऐसे दिख रहा था पानी जिसका कोई अंत नहीं है, इतना गहरा। और वो पूरा ओल्ड सेंसेशन जो भी था उनके साथ इंसिडेंट का, उस सब उनको दिखने लगा। लेकिन वो फिर क्या किए, फिर हंसे और बोले, मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड इन स्वैम। तो उन्होंने अपने डर को डराया अंदर से कि हाँ भाई तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। तो उनका डर डर गया और वो भाग गया, और वो स्विमिंग करना चालू रखे। Yet I had residual doubts at first. At my first opportunity, I hurried west, went up to Titan, to Cornered Meadows, up the Cornered Crack, trail to Medi Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो अभी भी उनको कुछ कुछ रेसिडुअल ना बचा खुचा डाउट था, तो उन्होंने क्या किया इसको हटाने के लिए, वो पूरा कहाँ कहाँ गए वो बताते हैं कि वेस्ट गए, टाइटन टू कॉर्नर, फिर ये सारी जगह वो गए। The next morning, I strip dive into the lake and swam across to the other shore and back. तो फिर उन्होंने ये सब अब हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से गए और डाइव करे लेक में, फिर से वो डूबे लेक में, और वो फिर से उन्होंने स्विमिंग करी। बार बार शोर पे जाते, शोर किनारे पे, एक किनारे से जाके वापस वापस वो आ रहे थे लेक के। फिर जस्ट एज डोंग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डोंग कॉर्पन करा करता था। I shouted with joy, and the gibbered peak returned the echo. I had conquered my fear of water. तो अब भाई इतनी मेहनत के बाद उन्होंने फाइनली अपना जो डर है उस खौफ को मिटा दिया, और वो जहाँ पे करने चाहते थे, ये जो लेक वहां पे था, वहां पे गिबलर्ट पीक था। और जब वो चिल्लाए तो वहां इको आया, और इको आया क्या का, मतलब अब चिल्ला के कुछ बोलते ना, आई डिड इट। तो उन्होंने जैसे ही बोला
कि आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो वो वहां से उनको एक इको आया, मतलब उनकी जीत की दुहाई सब दे रहे थे। फिर बोलते हैं द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट। तो ये बोलते हैं ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा खास जगह रखता है, और क्योंकि ये चीज वही समझ पाएगा जिसने खुद इतना मतलब ये डर महसूस किया और उसके बाद उसको कॉन्कर किया है। आपको डेथ में तो पीसी मिलेगा, डेथ में कोई डर नहीं है। देखो, बोलते हैं ना, मरना तो बहुत आसान है, जी के दिखाओ। वही चीज है कि डेथ में तो आप कुछ फील ही नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डर किस बात का लगता है, अभी आप जिंदा हो, और आप जिंदा हो और आपको किस बात का डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। तो जिंदा होते ही हमें डर लगता है, मौत के बाद तो कुछ नहीं है ना, वो तो पीसी है। तो जैसे रोजावेल्ट बोलते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर ऑफ फियर इटसेल्फ। वे बोलते हैं अगर आपको किसी चीज का डर रखना चाहिए ना, वो इसी चीज का डर रखना चाहिए कि आपको डर डरा सकता है। ये ऐसे रोजावेल्ट बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ दैट इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। और वो बोलते हैं कि ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने हर दोनों चीज एक्सपीरियंस की है। सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो तीसरी बार जब वो बाहर नहीं आ पाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस मैं मर चुका हूँ, तो उन्होंने सेंसेशन ऑफ डाइंग भी किया है। और जो टेरर उनके मन में आता है, खौफ जो मन में आता है उनके, वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है। और ये दोनों चीजों ने उनको लाइफ के मतलब तरफ ऐसा लगा है कि नहीं, मुझे जीना है। उनके जीने की इच्छा और बढ़ चुकी है इस एक्सपीरियंस के बाद। और वो एट लास्ट बोलते हैं आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फेयर। बोलते हैं एट लास्ट ये पूरे एक्सपीरियंस के बाद, जहाँ पे वो उनका चाइल्डहुड एक बुरा एक्सपीरियंस था, 3-4 साल के जब वो थे, वो फिर एक 10-11 साल के थे तब उनका कोई एक्सपीरियंस, फिर जब वो बड़े हुए फाइनली और उन्होंने अपना फियर को ओवरकम किया, अब उनको ऐसा लगता है वो रिलीज है, उनके मन में कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो पीक्स चढ़ सकते हैं। अब होता है ना, कभी कभी आपको लगता है ना, एक चीज आप कंप्लीट कर लेते हो लाइफ में तो आपको लगता है बाकी सारी चीजें आप कितनी भी मुश्किल आए मैं सब कर सकता हूँ, अरे चट्टान चढ़ना ये चल जाऊंगा। तो वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल रिलीज्ड हूँ, मेरे मन में कोई डर भाव ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अपने फियर को वो पूरी तरीके से मिटा चुके हैं। तो इसी से हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। मैं जितना ट्राई कर सकती थी आपको एक्सप्लेन करने का वो कर चुकी हूँ। अब चलते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग पे, जो मैंने थोड़े से वर्ड मीनिंग जो मुझे लगा लिखे हैं। वैसे मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है तो कुछ कुछ वर्ड मीनिंग आप समझ लो। ट्रैकियस का मतलब होता है बहुत डेंजरस था वो याकीमा रिवर। सबड्यू का मतलब था रिड्यूस, तो वो अपने स्किनी लेग्स जो वो दिखा के जाते थे, अब उन्होंने अपने प्राइड को कम किया और वो वैसे ही गए। एवर्जन का मतलब होता है कि आपको पसंद नहीं है, पानी में जाना उनको पसंद नहीं था। एपिंग मतलब होता है वो दूसरों को देख के सीखते। ब्रूलर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई टफ एग्रेसिव, वो 18 साल का जो लड़का था वो टफ था एग्रेसिव। डग्ड का मतलब क्या, वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें फेंक दूं, मतलब इसका मतलब वो है। फेल्ड का मतलब होता है कि मूव अबाउट विदाउट कंट्रोल, तो वो पानी में ऐसे फेल्ड करने लगे, इसका मतलब वो ऐसे मूव करने लगे कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनका हार्ट बहुत ज्यादा थ्रॉप कर रहा था, मतलब बहुत स्ट्रांगली बीट कर रहा था। उनको ड्रीजी फीलिंग आई। ड्रीजी का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, चक्कर आना। श्रीकिंग का मतलब होता है कि वो ऐसी आवाज निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनका शॉर्ट लाउड एंड नॉइस। ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि अब लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि अब वो अनकॉन्शियस हो चुके, वो मरने वाले हैं। एग्जॉशन का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हो उसको एग्जॉशन बोलते हैं। वॉबली का मतलब होता है अनस्टेबल। ठीक है, ये कुछ मैंने वर्ड मीनिंग लिखती है, तो इन केस अगर आपको रेफर करना है आप कर लो। ठीक है, चलो अब मैं आपको सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन है और ये बेस्ड है राइटिंग स्टाइल के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने सैम्पल पेपर जब एनालाइज किया और एडिशनल सैम्पल पेपर भी एनालाइज किया, तो राइटिंग स्टाइल ऑफ पोएट या फिर ऑथर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बहुत, देखो जब भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया तो उसमें एक एक चीज बताई है ऑथर ने कि उनके साथ क्या हुआ,
मतलब उनको कैसी फीलिंग आई, मतलब बहुत एकदम उसको डिस्क्रिप्टिव वे में बताया। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसका रीजन क्या है, ताकि आपको उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपको पूरे के पूरे आपके पूरे को फील हो, है ना? आपको उनका जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो कितना, वो जो टेरर है वो आप भी महसूस कर पाओ। तभी तो इतना डिस्क्रिप्टिव वो बोलते, बस मैं डूब गया था एक बार, अगर वो स्टोरी में बोलते हाँ मैं डूब गया, फिर बहुत टाइम बाद मैंने सीखा और मैं अपने डर को काबू पा ली, नहीं, उन आपको पता होना चाहिए कि वो डार्क वाटर उनको कितना हॉन्ट करता था, वो कितने टाइम तक कुछ मतलब उनको अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करते तो वो रोने लगते थे, उनके पैर कपकपाते थे, उनको वॉमिटिंग होने लगती थी। तो इतनी सारी चीजें उन्होंने बहुत, ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस का है उसके ऊपर इतनी डिटेल दी है, क्यों दी है, ताकि आप समझ पाओ उनकी एक्चुअल कंडीशन को और खुद ऐसा लगे कि आप भी वहां पे हो, इसके मन में एक इमेजरी बन जाए। तो देखो यहाँ पे ये मैंने आंसर भी अटैच किया है, तो आप आंसर को भी देख सकते हो। सेंसरी डिटेल अलाउ रीडर टू विजुअलाइज द सीन्स इन देयर माइंड, फील लाइक दे आर द पार्ट ऑफ इट। तो वही भाई, हम लोग वो फील कर पाते, विजुअलाइज कर पाते और कनेक्ट कर पाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी मैंने एडिशनल सैंपल पेपर से लिया है। व्हाट आर द सम स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द सम स्ट्रैटेजीज दैट What are the some strategies that help the narrator to overcome his fear of water that one can apply in their own life facing major fear? तो उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज नरेटर ने लगाई, ऑथर ने लगाई, जो आपको भी, आप अपने लाइफ में, अगर आपके लाइफ में भी कोई फियर है तो वो कर। सबसे आप देखो, उनके इंस्ट्रक्टर ने बहुत बड़ा काम किया है। उनको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए, बिट बाय पीस, पीस बाय पीस, पहले उनको रोप से, बेल्ट से बांध के रखा, फिर उनको नीचे अंडर वाटर में कैसे करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ढील देके उन्होंने उनको स्ट्रोक पैर से करना सिखाया, ये सारी चीजें। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, आप कभी भी, अभी जो बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास, और उसमें भी अगर आप कर रहे हो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, तो आप सिर्फ पॉइंटर्स में लिखा करो, और उसके बाद ना आप आंसर चेक करो कि अच्छा मैंने ये पॉइंट कहीं मिस तो नहीं कर दिया, ऐड करना है क्या। तो आप हमेशा फ्रेम करा करो कि क्या कीवर्ड, क्या लाइन लिखना है, फिर उसी को आप थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, है ना। तो हमेशा देखो नरेटर ने अपना ओवरकम कैसे किया, और अगर आपके लाइफ में भी कोई आप कुछ फेस कर रहे हो तो कैसे, सबसे पहले आप अपने फियर को बोलो कि हाँ मुझे इससे डर है, आपको पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। कैसे चैलेंज कर सकते हो उसको मिटाने के लिए, आपको लेना पड़ेगा एक इंस्ट्रक्टर, जो उसमें आप बहुत ज्यादा, इंस्ट्रक्टर जो बहुत ज्यादा वो हो, उसको पता हो भाई कि बिट बाय बिट कैसे सिखाते हैं। फिर आपको इंस्ट्रक्टर के हो जाने के बाद खुद अपने आप पे काम करना है, उस चीज को खुद से आपको फेस करना है जाके, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पॉइंटर्स बना के लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने फिर आंसर्स अटैच कर दिए हैं। देखो यहाँ पे सीबीएसई ने क्या लिखा है, पहले आपको अवेयर व्हेन वी बिकेम फुलफिल एंड रीजन बिहाइंड अवेयरनेस कैन बी गुड। सबसे पहले आपको समझना है ना भाई, मुझे इस चीज से डर, आप नहीं बोलोगे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और बोलो, आप अपने आपको बहाना दोगे नहीं भाई ऐसी गाड़ी चला के क्या ही होता है, कुछ नहीं रखा, पेट्रोल भर वो हो गई। अरे आपको बताओ ना कि आपको डर लगता है, आपको अपना पता होना चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अरे आपको इससे डर लगता है, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा आप इससे क्यों, क्योंकि आपके पास्ट में एक्सपीरियंस, आपने गाड़ी ठोक दी थी, आप ये सारी एक्सपीरियंस होगी ना, तभी तो आप नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद आप एक कोच या एक्सपर्ट से लो जो आपको पूरा अंडरस्टैंड कराएगा, और आपको इस, जो आपको इतना बड़ा फियर दिख रहा है ना, उसको चंक बाय चंक में तोड़ के आपको सिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपने वॉइस, जो आपकी फियर क्या आती है जब भी आप करते हो, तो उसको आप चैलेंज करो, ठीक है, कि भाई मैं नहीं डरता तुझसे, मैं करके दिखाऊंगा, इस तरीके की। और जब भी आप कभी भी टाइम टू टाइम क्या करो, ऐसा काम करो, मतलब वही अपने फियर को बार बार फेस करो, और जब भी आप टैकल कर लोगे इन अ सिस्टमैटिक वे, वही चीज है, उसी को देखो पॉइंटर्स में लिख दिया गया है, ठीक है। तो बस आपको यही लिखना था, ठीक है। अब एक और है, ये मैंने एडिशनल सैंपल पेपर 2 से लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, विश्वसर सिंह इज एन एक्लेम्ड एथलीट, ये एडिशनल सैंपल पेपर 2 है, ये भी आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। Athlete who are recently announced giving up on sport because of successive defeats in international national event. As his friend write a letter to him, शेयरिंग टू हेल्प। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे अब हमको तो लेटर का फॉर्मेट नहीं पता,
इसको किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या यहाँ देखा पढ़ा भाई लेटर टू, ये तुमको आता ही नहीं। ऐसा नहीं आपको सोचना है, आपको इसमें सारी देखो क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हो गए, इसका मतलब क्या है, वो आपको ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आंसर्स को लिखने में। बस आपको आंसर्स फ्रेम करना आना चाहिए, क्या पॉइंटर्स लिखने हैं मुझे, आपको हर चीज बता दी गई है। आपको देखो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिखा है इसमें। एक एथलीट है, वो उन्होंने अपनी इतनी सारी वो उनको डिफीट मिल रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि अब मैं भाई छोड़ रहा हूँ, मैं ये स्पोर्ट नहीं खेलने वाला। तो आप उनको लेटर लिखो, उनको बताओ भाई कि इस मेंटल रोड ब्लॉक को और ये फियर ऑफ लूजिंग, ये सब को हम कैसे हटा सकते हैं, और अपना रिस्पॉन्स आप कैसे दोगे डीप वाटर के रेफरेंस में, ठीक है। और अलोंग विद दैट आप उनको और चीजें क्या क्या आइडियाज देने हैं उनको बताओ, आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दिस एंड मेंटल रोड ब्लॉक, एक्सप्लेन दैट इट, मतलब फेलियर तो कॉमन है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने हार्डवर्क करते जाना है, ये सारी चीजें आप उनको समझाओ उस एथलीट को। और शेयर करना है विलियम डगलस का एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे परसिवरेंस करा और उन्होंने फाइनली कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, ठीक है। और आपको कुछ ऑफर करना है एडवाइस, देखो खुद सीबीएसई ने बता दिया आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, बस आपको इसी को फ्रेम करना आना चाहिए और आप लिख लोगे। और उन्होंने बताया भी है कि आपको बिगिन कैसे करना है। बहुत लोग बोलेंगे भाई हमको तो लेटर का फॉर्मेट ही नहीं पता, कैसे लिखे, देखो यहाँ पे बताया, डियर विश्वेश्वर, होपिंग यू आर फीलिंग ओके, योर अनाउंसमेंट टू ड्रॉप आउट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग अपकमिंग इवेंट, मतलब इज वेरी, आपको बताना है कि ये जो अपकमिंग इवेंट में आप नहीं आ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है, हम आपको देखना चाहते हैं, है ना, आपके फिर आपको आपके लोग जो हैं जो आपसे कनेक्टेड है वो आपको देखना चाहते हैं लाइफ में हार आपको देखो। और अब आपको ना ये सारी चीजों को ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना भी है। मैंने यहाँ पे आंसर्स भी अटैच कर दिए हैं, देखो वैल्यू पॉइंट पे सबसे पहले वो फर्स्ट पॉइंट वही है ना, देखो जिस जिस तरीके से ये दिया है ना, आपको अपना लेटर भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दिस मेंटल ब्लॉक, रोड ब्लॉक, क्यों आप नहीं जीत पा रहे हो, आपने ट्रेनिंग कम की, आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो, आप अपने कॉम्पिटिटर पे ध्यान दे रहे हो, मतलब कोई भी चीज जो आपको पीछे कर रही है, आपको मेंटल ब्लॉकेज दे रही है, आप उस चीज को हटाओ। लोग आपके बारे में अगर आपको क्या बात कर रहे हैं वो चीजों पे, आपके फेलियर पे आपको ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देना है, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स को लिखने हैं। रियल रीजन बिहाइंड योर मेंटल ब्लॉक इज द सीरीज दैट डिफीट यू हैव फेस्ड, डोंट वरी अबाउट द, डोंट यू नो दैट डिफीट इज सक्सेस टर्न इनसाइड आउट, वही। तो आपको इनको एक तरीके से कंसोल करना है और आपको बताना है कि लाइफ में सेटबैक्स बहुत कॉमन है, जो रिस्क लेता है हर फील्ड में वही जीतता है। और आप बनाओ अपने माइलस्टोन अचीवमेंट के। फिर आपको डगलस का एक्सपीरियंस शेयर करना है कि उन्होंने अपने मतलब होता है ना कि आप रेफरेंस देते हो किसी को, मोटिवेशनल स्टोरीज में आपको हमेशा दिखता होगा कि वो किसी और का एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने लाइफ में कैसे किया, अप्रोच बताते हैं उनकी कि उन्होंने अपने फियर को कैसे कम किया और अपने फियर को बोला कि चले जा यहाँ से, उसको खुद डराते थे, इस तरह से अपने उन्होंने किया। और उसके बाद कुछ आप ऑफर मतलब एडवाइस ऑफर करोगी कि अपने फियर को अपनी लाइफ में कभी रूल मत करने देना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बहुत हैवी बर्डन होता है रिग्रेट का, जो हम हमेशा कैरी करते हैं। और आपके जैसे एथलीट हमारे कंट्री को चाहिए, और आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट करो दूसरे लोगों के लिए, है ना, जो लाइफ में हार मान चुके हैं। और आपके जैसे स्टार्स हमेशा शाइन करते हैं और अपना और दूसरों के लिए एक वे बनाते हैं, है ना। आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो चलो, और ये मैंने एक पीडीएफ जो मुझे मिली थी और इंटरनेट से, उसको मैंने अटैच कर दिया इन केस कुछ भी चीज आप और रीड करना चाहते हो, ठीक है, जितना भी टाइम हो। और देखो इसमें इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई भी मीनिंग छूट गया हो कोई वर्ड का, यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छे से और इंग्लिश में पढ़ना है तो भी इसमें अटैच्ड है। ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से।